नमस्कार विद्यार्थियों। विश्व की विभिन्न जनजातियों या लाइफ इन डिफरेंट इन्वायरमेंट की इस कड़ी के अंतर्गत हम अभी तक इक्वेटोरियल रीजन के कुछ ट्राइब्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस ट्राइब्स की कड़ी के अंतर्गत पिछली जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने सेमांग के अंतर्गत डिस्कस किया। सेमांग जनजाति जो मलाया के जंगलों के अंतर्गत निवास करती है, उसी के पैरेलल एक और ट्राइब निवास करती है जिसे हम सकाई के नाम से जानते हैं, के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये वह क्षेत्र कौन सा है। तो वर्ल्ड के मैप में ऊपर देखेंगे, यहाँ पर जो अमेज़न के जंगल है वहाँ पर हमने बोरोर को डिस्कस किया। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो कांगो के जो जंगल है वहां पर हमने पिग्मी को डिस्कस किया। यहां पर हमने इससे पहले सेमांग को पढ़ा और सेमांग के साथ ही यहां पर अब हम पढ़ेंगे सकाई। अब सकाई का जो क्षेत्र है तो ये आपके जो मैप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप के अंतर्गत आप देखेंगे, ये है सुमात्रा, ये है सुमात्रा और ये है जावा, जिसे हम इंडोनेशिया कहा करते हैं। इंडोनेशिया के ठीक ऊपर ये है मलेशिया, ये है मलेशिया। मलेशिया की जो राजधानी है कैपिटल कुआलालंपुर। कुआलालंपुर के बाद अभी देखिएगा यहाँ पर ग्रीन एरिया 2 दे रखा है। मलेशिया का जो विस्तार है, हालांकि आपको पता होगा, तो ये जो मलेशिया है ये मलेशिया 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। यहां पर ये जो द्वीप है जिसे हम बोर्नियो के नाम से जानते हैं, बोर्नियो के ऊपर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है। बेसिकली ये थोड़े अलग अलग हिस्से हैं, तो यहां पर 3 हिस्से हम कह सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मुख्य जो मलेशिया है। ये वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है सारावाक। इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर पूरा का पूरा जो मलेशिया है उसको किस प्रकार से डिवाइड, ये वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला जो है इसे कहा जाता है जौहर, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। कुआलालंपुर जो है वो वेस्ट कोस्ट पे यहाँ पर आया हुआ है। फिर इसके अलावा सारावाक और सबा, ये 2 जो हिस्से हैं वो बोर्नियो के अंदर है, लेकिन वो इसके पार्ट है। यानी मलेशिया जो है वह सबा, सारावाक और मुख्य जो मलेशिया है वो मिलकर पूरा का पूरा मलेशिया बनता है। इसी मलेशिया के अंतर्गत हमने अगर सकाई और सेमांग के कंपेयर करें तो हमने इससे पहले देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले सेमांग को पढ़ा। अब सेमांग के अंतर्गत अभी इसी मैप को हम करते हैं, तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ये तो कहलाता है जौहर है। फिर इसके बाद 2 कोस्ट हो गए, एक आपका वेस्ट कोस्ट है और एक हो गया आपका ईस्ट कोस्ट। अब यहां पर हमने सेमांग के बारे में डिस्कस किया इससे पहले। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे सकाई। अब सकाई जो है, सकाई सेंट्रल सकाई देखिएगा, ईस्टर्न सकाई, यानी सकाई का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को यहाँ पर जो येलोश जो लाइन है उससे यहाँ पर बताया गया है। तो येलोश लाइन का जो एरिया है वो पूरा का पूरा सकाई के जो क्षेत्र है उसको इंडिकेट करता है। तो इस मैप के हिसाब से देखें तो जो मलेशिया है उसके अधिकांश भाग में इस प्रकार की जनजाति रहती है। इसके अलावा भी कई जो है, जैसे कि यहाँ पर जैकुम लिख रखा है, तो जैकुम भी ट्राइब है। जो सब ट्राइब्स हैं यहाँ पर आपको औरंग नाम की सब ट्राइब भी देखने को मिलेगी। तो इंडोनेशिया या जो मलाया जो पेनिसुला है, यानी मलाया जो प्रायद्वीप है, वहां पर इस प्रकार की जनजाति रहती है जिसे कहते हैं सकाई। सेमांग को हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं। जब हमने सेमांग को पढ़ा तो सेमांग की जो विशेषता होती वो कुछ इससे अलग होती हैं, जैसे कि आने वाली जो स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। तो मलाया के जंगलों में इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है तथा जो मलेशिया का जो दक्षिणी भाग है या मलेशिया का जो जंगली क्षेत्र है, जो सेंट्रल भाग है, वो ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, सभी जगह पर ये फैली हुई है। इसके अलावा सुमात्रा में भी ये जनजाति देखने को मिलती है। सेमांग लोगों का जो क्षेत्र है उसके दक्षिण में
जो स्थित जो प्लेन्स है और जो वैलीज है वहां पर ये जनजाति निवास करती है। और सबसे बड़ी बात, ये नेग्रिटो से बिल्कुल अलग है। इससे पहले हमने जो सेमांग को पढ़ा था, तो सेमांग की विशेषता किस प्रकार से नेग्रिटो से मिलते जुलते थे। नेग्रिटो का अर्थ होता है कि इनके जो होठ होते हैं, देखिए तो पहले तो त्वचा का रंग यानी जो कलर है वह ब्लैकिश या चॉकलेटी टाइप हुआ करता था, जबड़े थोड़ी बाहर की ओर निकले हुए, होठ बाहर की ओर लटकते हुए, बाल घुंघराले, इस प्रकार की विशेषता जो नेग्रिटो की पाई जाती है वैसी विशेषता इसमें नहीं पाई जाती है। तो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम नेग्रिटो जो रेस है उससे बिल्कुल अलग है। वो नाटे थे तो ये लंबे हैं, वह ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर के थे तो ये साफ रंग के यानी फेयर कलर के ये दिखते हैं, लंबे होते हैं और सिर पतले भी होते हैं। इसके अलावा बाल इनके भी घुंघराले, ये सेम उनमें भी मिलता है, उनके भी बाल घुंघराले हुआ करते थे, इनके भी बाल घुंघराले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं उनकी बस्तियां यानी सेटलमेंट कैसे रहते हैं। जंगल में रहते हैं, तो जंगल में रहने के लिए ऑप्शंस क्या मिलते हैं कि अगर ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत रहे जहां पर जंगली जानवर उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े जो लंबे वृक्ष हैं उसकी टहनियों पर काफी ऊपर जो मचान होते हैं, मचान के रूप में ये अपने मकान बनाते हैं, काफी ऊंचाई पर अपने मकान बनाते हैं। तो संभवतः ये दिखाता है कि यहाँ पर या फिर तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, तो जमीन पर काफी ज्यादा रेप्टाइल रहता है, बहुत ज्यादा कीचड़ रहता है, पानी ज्यादा भरा रहता है, इसलिए ये ऊपर की तरफ अपने मकान बना। तो सेटलमेंट या इनकी जो बस्तियां हैं कुछ मचान के रूप में आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकती है। सेमांग के समान ही जीवन शैली, यानी कुछ फैक्ट्स जो हमने पढ़े हैं सेमांग के अंतर्गत, ज्यादातर जो उनके रिचुअल्स है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो सभ्यता संस्कृति है सेमांग जनजाति से काफी मिलती जुलती है। लाइफस्टाइल जो है सिमिलर टू सेमांग है। झोपड़ी इनकी आयताकार होती है। उनकी झोपड़ियों में शायद हमने पढ़ा होगा कि उनकी जो झोपड़ी है वो गोल आकार की वो ज्यादा बनाते हैं। फर्क मिलता है, जैसे कि ये जो डेटा है वो काफी पुराने या फिर उस क्षेत्रों से जो किताबों के अंतर्गत जिस प्रकार से छपी हुई बातें हैं उस प्रकार से, तो ये जो तौर तरीके हैं रहने के निरंतर बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मकान बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, तो पेड़ों की छाल, ये छाल है, और पत्तियों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि मुख्य रूप से ये ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जिन क्षेत्रों के अंतर्गत जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। तो जंगल ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार की तो मिट्टी का अभाव होता है, पत्थरों का अभाव होता है, इसलिए इस प्रकार से पेड़ों की छाल और पत्तियों का प्रयोग ये मकान बनाने के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर है इनकी जो मकानों की जो ढाल है वो काफी ढाल युक्त रहती है। उसके पीछे है कारण है कि तेज जो वर्षा होती है उसका पानी आसानी से बहकर नीचे आए, इसके लिए ढाल जो है वह बहुत अधिक रखा जाता है। झोपड़ी को काफी ऊंचे स्थानों पर लट्ठों की सहायता से मचान के रूप में बनाया जाता है, जिसको हम आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर इस प्रकार के मकान बनाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काफी ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, तो रेप्टाइल्स का खतरा है, जो सर्प या विभिन्न प्रकार के रेंगते हुए जो जानवर होते हैं, सरीसृप जिसे कहते हैं, उनका खतरा काफी अधिक इस क्षेत्र में भी हो सकता है। इस कारण इस प्रकार के मकान इनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। फिर बढ़ते हैं। सकाई शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। कई चीजें जैसे कि ये मटेरियल है कई चीज जगहों से कलेक्ट किया गया है, तो कहीं अलग अलग जगहों पर बहुत कम मटेरियल इनके बारे में मिलता है। तो जैसा मिला है तो मलया की जो भाषा है उसके अंतर्गत अगर कहा जाए कि सकाई का अर्थ यानी मैन्याकिनन से सकाई बना है, और इसका अर्थ होता है अहंकार व अवमानना के साथ व्यवहार करना। यानी उन लोगों के लिए सकाई शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी का कहना नहीं मानते या पशुत्व जीवन व्यतीत करते हैं या काफी आक्रामक होता है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार सही नहीं होता है, उनके लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर सनाई या सनई जो लोग हैं उनके लिए इस शब्द का जो प्रयोग है उसका अर्थ होता है एक साथ कम करना। यानी दोनों के लिए, दूसरों के लिए ये अर्थ होता है, लेकिन खुद वो अपने लिए इस प्रकार के। सकाई लोगों को यहाँ पर आप कहेंगे भी सनई कहाँ से आया, तो इन सकाई को दूसरा वर्ड सनोई भी कहा जाता है। एक ही ट्राइब है लेकिन अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो द वर्ड सकाई इज डेरोगेटरी वर्ड इन मलया and its derived word Vanyakinis means the it eat ego the
attempt. For the Sanai people, however, the Mansikai means working together word. दोनों का अलग अलग प्रकार का अर्थ होता है. अर्थव्यवस्था की बात करते हैं. अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो क्षेत्र को हमेशा ध्यान में रखना है. किस क्षेत्र के अंतर्गत रहता है? तो बहुत तेज गर्मी है, यहाँ पर गर्मी अधिक है. बारिश की बात करें वो भी काफी अधिक है. जंगल है, इसलिए वहां पर न तो कृषि हो सकती है और न ही वहां पर पशुपालन लाइवस्टॉक वर्क किया जा सकता है. तो इसके अलावा गैदरिंग का वर्क यहाँ पर रहेगा. तो सैनोई के अधिकांश जो समूह हैं उनके लिए जो मुख्य जो व्यवसाय होता है वो स्थानांतरणशील कृषि या स्लैश एंड बर्न जिसे कहा जाता है. जलाओ, काटो जलाओ और फिर कृषि करो. ये एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर स्थानांतरित कृषि जिसे नॉर्थ ईस्ट में झूम कहा जाता है, कहीं पर इसे चैन्या कहा जाता है, लदांग भी कहा जाता है, मिल्पा भी कहा जाता है, रे भी कहा जाता है. जैसे कि वियतनाम में ले कहा जाता है, मैक्सिको के अंतर्गत इसको मिल्पा, लदांग, ये चैन्या श्रीलंका के अंतर्गत कहा जाता है. तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके लोकल नेम है जो आप याद करें. बात करते हैं सैनोई की. बात करते हैं सैनोई जो है चावल, कसावा एक प्रकार की रूट है. मक्का, बाजरा, सब्जियां और कुछ फलों के पेड़ उगाती है, यानी ये कृषि करती है. तो ये एक्सेप्शंस यानी एक अपवाद के रूप में है. तो हो सकता है कि ये जंगलों के बाहरी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है. तो यहाँ पर कृषि का वर्क हम देख पा रहे हैं. जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि कृषि कार्य नहीं करते होंगे, लेकिन करते हैं. खेती के अलावा ये जो लोग हैं जैसे शिकार भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं, लकड़ी काटने का काम भी करते हैं. रबर, जो कि यहाँ पर रबर के बागान पाए जाते हैं. यहाँ पर प्लांटिंग एग्रीकल्चर के रूप में रबर का उत्पादन होता है, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में इसे स्थापित किया गया. फिर इसके अलावा जंगली केलों के पत्तों का उत्पादन ये करते हैं. तो ये बेसिक वर्क जो है यहाँ पर करते हैं. इन एडिशन टू फार्मिंग, सैनोई पीपल प्रोड्यूस देयर एरिया सच एज हंटिंग, फिशिंग, फूड, वुड कटिंग, रबर प्रोडक्शन एंड वाइल्ड बनाना लीव्स जो है वह प्रोड्यूस करते हैं या उत्पादन करते हैं. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? सामाजिक व्यवस्था की, इनकी समाज की क्या और किस प्रकार से व्यवस्था चलती है. तो जैसा कि हमने कहा था कि जो सकाई जो है, सकाई और जो सेमांग है, उनमें ज्यादातर जो सामाजिक व्यवस्था है एक ही प्रकार की मिलती है. अधिकांश जो सनोई शब्द में बार बार, क्योंकि सकाई को ही सनोई भी कहा जाता है, तो समाज राजनीतिक और सामाजिक रूप से समतावादी है. समतावादी का अर्थ होता है कि सभी को एक समान रूप से यहाँ पर देखा जाता है, यानी मिलजुल कर काम करते हैं. समय समय पर ग्राम परिषद का अर्थ होता है कि यहाँ पर पंचायत की बैठकें समय समय पर आयोजित की जाती है, जिसमें हर कोई व्यक्ति इसमें हर कोई भाग ले सकता है, मतलब समतावादी दृष्टिकोण. लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है, चाहे वो किसी उम्र का हो, किसी लिंग का हो. ये बताता है कि यहाँ पर स्त्रियां जो है उस स्त्रियों को भी समान रूप से महत्व दिया जाता है. नेक्स्ट बढ़ते हैं कि समाज में बुजुर्गों का वर्चस्व है, जो कि हर जो ट्राइब है उसमें हमने देखा है कि हर जो घर का बड़ा जो निर्णय लेना पड़ता है वो बुजुर्गों के माध्यम से ही लिया जाता है. बड़ों का ये सम्मान करते हैं और हर कार्य उन्हीं से पूछ कर करते हैं. और जो गंभीर जो विवाद होते हैं उन पर इन बड़े लोगों से चर्चा करते हैं, आपस में डिस्कस करके बड़ी समस्याओं का ये समाधान ढूंढते हैं. फिर उसके बाद सामूहिक जो निर्णय होते हैं वो समुदाय के भीतर खुली चर्चा, यानी ओपनली उस पर डिस्कशन किया जाता है और सभी की मेजोरिटी से इसको निर्णय लिया जाता है. कई घंटों तक चले, चाहे कई दिनों तक चले, जब तक कोई व्यक्ति संतुष्ट न हो जाए तब तक इस प्रकार की चर्चा चलती रहती है. और ये दिखाता है कि जो समुदाय की एकता है, या जो हमने कहा कि समतावादी जो दृष्टिकोण है इनका बना रहे, यानी एग्लिटेरियन जो सोशली एग्लिटेरियन जो इनका सिस्टम है वो लगातार बना रहे. तो इसके लिए वो जब तक संतुष्ट नहीं होता है तब तक वो इस प्रकार की चर्चाओं को लगातार चलाए रखते हैं. संघर्षों से काफी दूर रहते हैं,
यानी इससे पहले हमने उनको पढ़ा यानी सेमांग को पढ़ा, तो साथ साथ में कंपेयर करते रहते हैं, वो काफी बर्बर थे, यानी वो मनुष्य को या गर्दन काट कर उसको अपने घर के आगे भी लटका देते थे। ये दिखाता है कि वो थोड़ी सी बर्बर है, ये इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं और इन्हें डर लगता है, ये स्वीकार करने में भी इनको कोई शर्म नहीं है, आराम से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ हम डरते हैं, लेकिन हम अपने समाज की व्यवस्था को लगातार अच्छी तरीके से बनाए रखने में विश्वास करते हैं। बच्चों को कभी दंडित नहीं करते हैं, ये भी एक अच्छा कार्य इनमें देखने को, उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों का जो व्यवहार है वर्जनाओं के माध्यम से नियंत्रित रहता है, यानी बार बार किसी को टोक कर जो कार्य करवाया जाता है वो यहाँ पर करवाने की कोशिश नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इस प्रकार की वर्जनाओं के माध्यम से, वर्जना मतलब इस प्रकार की जो जबरदस्ती वगैरह या जो बाध्यता है इनके ऊपर बोझ नहीं डाला जाता है, फिर भी यहाँ पर ये नियंत्रित रहता है। आखेट की बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग प्रकार का है, ये जिस प्रकार से देख रहे हैं ये ब्लो पाइप है, ब्लो पाइप में ये फूंक देकर इस प्रकार की जो स्टिक्स है, ये स्टिक्स है, ये आगे से नुकीली होती है, नुकीली होने के बाद यहाँ पर इसको पॉइजन लगा दिया जाता है, पॉइजन लगाने के बाद इसको इस पाइप के माध्यम से फूंक देकर ये पक्षियों को शिकार करते हैं। बड़े बड़े जानवर तो इससे मरने से रहे, तो छोटे छोटे से शिकार ये जरूर करते हैं। तो सैमांग से बिल्कुल अलग शिकार करते हैं। सैमांग किस प्रकार से, वह तीर कमान रखते हैं, लेकिन ये तीर कमान नहीं रखते हैं। धनुष बाण का प्रयोग नहीं करते हैं। फूंक नली ब्लो पाइप का यूज करते हैं। ब्लो पाइप ये आपकी ब्लो पाइप कहलाता है, इसके माध्यम से फूंक के माध्यम से इस स्टिक्स को तीर के समान फेंकते हैं। तो बांस की नली से पाइप बनी रहती है और यही इसका सबसे खास हथियार होता है। हथियार के अंतर्गत तो दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। शस्त्र जो होते हैं वह हाथ में रखे जाते हैं और अस्त्र जो होते हैं वो फेंके जाते हैं। इसका एक उदाहरण जैसे कि जो भाला है वो क्या है, अस्त्र है, और जो तलवार है वह शस्त्र के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अब ये ब्लो पाइप किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा, आप विचार कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अस्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। अस्त्र के रूप में ये देखिए, अस्त्र के रूप में विषाक्त इपोह जहर, इपोह नाम का एक जहर है, उससे जो सिंक होती है, सिंक यानी जो आगे का जो तीर का जो हिस्सा है वहां पर उसके निकले हिस्से पर ये जहर लगा देते हैं। जहर का जो नाम है वह इपोह, इस प्रकार का जहर लगाकर उसे, ब्लोगन जो है वह पुरुषों के लिए काफी गर्व का विषय होता है। जिसके पास जितनी सुंदर ब्लोगन होती है वो अपने आप को उतना ही श्रेष्ठ मानता है। इसी कारण इस ब्लो पाइप को जब भी खाली समय मिलता है पॉलिश करता है, उसको अलंकृत करता है, देखभाल और बड़े प्यार के साथ उसकी देखभाल करता है। शिकार की बात करें तो शिकार अपशिकार छोटे जानवरों का ये करते हैं, जैसे कि गिलहरी है, बंदर है, जंगली सूअर है, हाथी, शेर का शिकार कम करते हैं। शिकार से लौट रहे शिकारियों का उत्साह व नृत्य के साथ किया जाता है, यानी शिकार करके जब ये आते हैं तो इनके जो कबीले वाले हैं बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं, नाच गान करते हैं और एक छोटा सा आयोजन, भोज वगैरह इस प्रकार से, यानी एक त्योहार के रूप में उसे मनाते हैं और उसी के साथ इनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि वो रण जीत के आते हैं, शिकार करके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से सरवाइव करते हैं, तो टोकरियां बनाते हैं। तो टोकरियां बनाते हैं इसका मतलब ये होता है स्वयं के लिए भी है और इनका आसपास के जो लोग हैं उसके साथ इनका जो संपर्क है वह भी ये सुनिश्चित करता है, यानी आसपास के लोगों के साथ इनका संपर्क है। संपर्क होने के कारण ये जो टोकरियां हैं उनको बेच देते हैं या उसके बदले वस्तु विनिमय भी कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत अलग अलग प्रकार की तकनीकें हैं जिसके माध्यम से ये टोकरियों को, बांस की बनी हुई टोकरियों को बनाते हैं। इसके अलावा नदियां काफी अधिक रहती हैं, काफी ज्यादा बारिश होती है, तो ये बांस के राफ्ट का प्रयोग करते हैं। राफ्ट 3-4 ऐसे बंबू या जो बांस होते हैं उस बांस को आपस में जोड़कर ये पानी के अंदर डाल देता है। अंदर से खोखला आता है इसलिए पानी के अंदर डूबता नहीं है और इसी राफ्ट का प्रयोग करके वह यातायात करते हैं। सनोई जो लोग हैं ये धातु प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, यानी किसी प्रकार के जो धातु है उसको
गलाकर नए धातु बनाना या हथियार बनाना, औजार बनाना, ये इन्हें नहीं आता है। पेड़ों की 4 प्रजातियां, केवल 4 प्रजातियों की छाल जो है उससे बने हुए कपड़े पहनते हैं और अब केवल विशेष अनुष्ठानों के अंदर ही ये पहनते हैं। यानी धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो कपड़े हैं या धातुओं की जो प्रोसेसिंग है ये इन्हें नहीं पता है। फिर भी 4-5 जो वृक्ष हैं उसके बने हुए कपड़े, उनकी छाल के पत्तों के कपड़े जो है उनका प्रयोग ये अपने धार्मिक अनुसंधान के अनुष्ठान जो होते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं उसके अंतर्गत पहनते हैं। पुरुष शिकार करने और श्रम साध्य यानी कठोर कार्य करने में होशियार होते हैं, जैसे कि घर बनाना। अब घर बनाने का काम सेमांग के अंतर्गत हमने पढ़ा था, वो स्त्रियों के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर पुरुष करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काटते हैं, हवा के पाइप जिसे ब्लो पाइप कहा जाता है, जाल जो पक्षियों को फंसाने के लिए बनाया जाता है उसका भी निर्माण करते हैं। महिलाओं का काम तो बच्चों को संभालना है और घरेलू काम जो है वो करना है। टोकरियां बनाना है, उसकी बुनाई करना है। टोकरियों के साथ और मछली करने का जो काम, पकड़ने का जो काम है उसमें भी ये सहयोग कर लेते हैं। कुछ कार्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से भी किए जाते हैं। इसके अलावा इनके विवाहों की बात करें तो करीबी जो रिश्तेदार हैं उसमें यानी जो गोत्र है उस गोत्र का पालन ये करते हैं। गोत्र में विवाह वर्जित है, लेकिन रिश्तेदारों के बीच विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। जो करीबी होते हैं, जिसके साथ रक्त संबंध होता है, उनके साथ शायद ये विवाह संबंध स्थापित नहीं करते। दहेज प्रथा और तलाक प्रथा भी इन लोगों में प्रचलित है। तो इस प्रकार से ये सभी जो विशेषताएं हैं इस विशेष जनजाति, इस प्रकार से हमने विश्वतरेखीय विभिन्न जनजातियों के बारे में डिस्कस कर दिया है। आने वाली जो क्लासेस रहेगी उसके अंतर्गत हम या फिर तो ग्रासलैंड्स को पढ़ेंगे या जो उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाली जनजातियां हैं उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।